एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की डाइवर्सिटी जो कि एनिमल किंगडम में या एनिमल फाइलम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? वैसे स्ट्रक्चर्स जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करें। एक्सक्रीशन क्या होता है? बॉडी से, एनिमल की बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो बॉडी के लिए टॉक्सिक है, हार्मफुल है, उसको बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है दैट इज़ द एक्सक्रीशन। और जो इस स्ट्रक्चर इस एक्सक्रीशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस स्लाइड में मेजरली क्या शो किया जा रहा है कि कितनी डाइवर्स जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है कितना डाइवर्स हो सकता है इन एनिमल किंगडम। डिफरेंट फाइलम में कितनी डाइवर्सिटी हो सकती है। ठीक है, तो अगर बिल्कुल सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा को हम लोग देखते हैं तो उसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद जब हम लोग सिंपल इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं तो उसमें कौन कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स देखा गया है, जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया है, नेफ्रीडिया है, मालफीजियन ट्यूब्स है, ग्रीन ग्लैंड्स या एंटेनल ग्लैंड्स है। ये सारी चीज़ देख करके जो हमारा जब कॉर्डेटा में हम लोग आते हैं या वर्टिब्रेट्स में आते हैं तो हमारा जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज़ किडनी, जो कि ह्यूमन बीइंग में भी मिलता है। तो ये सारी डाइवर्सिटी को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग अमीबा देखते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे आते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्या समझ में आता है कि ये सिर्फ सिंगल सेल से ही इसकी बॉडी बनी हुई है। तो एक्सक्रीशन के लिए इसके पास किसी भी तरह का कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। एक्सक्रीशन कैसे होता है? जो भी वेस्ट मटेरियल अमीबा में या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कलेक्ट होता है वो क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। जनरली ये एनिमल्स वाटर लिविंग पानी में होते हैं और ये अमोनियम आयंस को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं आसानी से। ठीक है, और जब हम लोग एनिमल किंगडम में डिफरेंट फाइलम में देखते हैं, जैसे कि पोरीफेरा जो कि जिसमें क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, निडेरिया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टेनोफोरा अगेन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे जो बहुत सिंपल फाइलम्स होते हैं उसके पास किसी भी तरह का स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स नहीं मिलता है। ठीक है, नो स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो इसमें जो वेस्ट मटेरियल है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो बॉडी से बाहर कैसे जाता है? सेम वैसे ही जाता है जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जा रहा था, सिंपल बॉडी के डिफ्यूजन से चला जाता है। डिफ्यूजन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, बॉडी के सरफेस से सारे वेस्ट मटेरियल डिफ्यूज आउट होकर के बाहर चले जाते हैं। फिर जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी एनिमल किंगडम में बढ़ती जाती है, जैसे कि जब हम लोग प्लैटीहेल्मिन्थ्स पे आते हैं तो जब टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहला जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का काम क्या होता है। तो देखो, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जितना भी कॉम्प्लेक्स हो या जितना भी सिंपल हो, उसका मेन काम जो होता है वो क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है बॉडी के सरफेस से, बॉडी में से क्या करना, बॉडी फ्लूइड में से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करना और उसको सेपरेट कर देना। ठीक है, अगर ये कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसका मेन काम है एक्सक्रीशन, तो पहले तो ये क्या करेगा, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को सेपरेट आउट कर लेगा। तो जब ये नाइट्रोजनस वेस्ट सेपरेट होकर के इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में आएगा तो क्या होगा, साथ में बहुत सारी काम की चीज़ भी आ जाएगी, जैसे कि वाटर है या आयंस है जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है इसमें से सारी काम की चीज़ वापस से बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाती है और जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। तो अगर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जितना भी सिंपल हो या जितना भी कॉम्प्लेक्स हो, ये जो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये जो बेसिक फंडामेंटल फंक्शनिंग प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा कि एक्सक्रीटरी जितना भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है उसको बॉडी से बाहर सेपरेट आउट कर लेना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में डाल देना, काम की चीज़ को वापस रीअब्जॉर्ब कर लेना और वेस्ट मटेरियल को
एक्सपेल आउट कर लेना, बॉडी से बाहर कर देना, ठीक है। तो वेदर इट इज़ वेरी सिंपल प्रोटोनेफ्रीडिया और इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स किडनी, सबका जो बेसिक फंक्शनल प्रिंसिपल है वो यही होगा कि वेस्ट मटेरियल को पहले तो बॉडी के फ्लूइड से सेपरेट आउट कर लिया, उसमें से काम की चीज़ को वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया, और जो बिल्कुल ही हार्मफुल है उसको, टॉक्सिक है उसको बॉडी से बाहर कर दिया। तो अब हम लोग मूव करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थस पे, जिसमें का एग्जाम्पल है ये प्लेनेरिया, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहला एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखा गया जिसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स कहते हैं या प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। तो दोनों नाम जो है, उस दोनों नाम के पीछे एक स्टोरी है। सबसे पहले देखो, इसको फ्लेम सेल्स कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया होता है ये इस तरह से अरेंज होता है ना, इस तरह से ये एनिमल की बॉडी में चारों तरफ सरफेस पे अरेंज होता है, ठीक है। और इसका एक फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, तो ये बॉडी में ऐसे करके अंदर की तरफ सरफेस टुवर्ड्स द बॉडी इस तरह से का स्ट्रक्चर होता है। और जितना भी वेस्ट मटेरियल है डिफ्यूजन के थ्रू फ्लेम सेल के अंदर क्या होता है, कलेक्ट होता चला जाता है। और ये जो ब्लैक वाला है ये इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, इसका सीलिया नज़र आ रहा है, ठीक है। देखो ये क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये जो वाइट है ये सारा सीलिया है। तो जब वेस्ट मटेरियल इसके अंदर कलेक्ट होता है तो ये सीलिया मूव करता है, और ये वेस्ट मटेरियल सारा का सारा कलेक्ट होकर के ये एक्सक्रीटरी डक्ट में आ जाता है। देखो ये कई सारा फ्लेम सेल्स ऐसे अरेंज होता है, और ये फिर किससे कनेक्टेड होता है, एक्सक्रीटरी डक्ट से, जहाँ पे एक्सक्रीटरी मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सीलिया है वो इस तरह का मूवमेंट जो शो करता है, वो देखने में क्या लगता है, फ्लेम की तरह लगता है। इसीलिए इस सेल को क्या बोला जाता है, फ्लेम सेल्स बोला जाता है, क्योंकि इसके सीलिया का जो मूवमेंट है वो फ्लिकरिंग फ्लेम वाले मूवमेंट को शो करता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये फ्लेम अंदर में हिल रही है, और इसलिए इसको हम लोग फ्लेम सेल्स कहते हैं। इसको प्रोटोनेफ्रीडिया क्यों कहते हैं, ये देखो इसके बाद जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो नेफ्रीडिया होगा। नेफ्रीडिया में क्या होता है, दोनों साइड के बॉडी में कैविटी होता है। इसमें देखो अपर साइड जो है इसमें कैविटी नहीं है, ये डिफ्यूज़ करके वेस्ट मटेरियल इसमें कलेक्ट हो जाता है। लेकिन जो नेफ्रीडिया होता है उसमें दोनों साइड में क्या होता है, कैविटी होती है, इनर साइड ऑफ द बॉडी में भी और आउटर साइड में भी। तो इसको हम लोग नेफ्रीडिया कहते हैं। ये नेफ्रीडिया का थोड़ा ज़्यादा सिंपल फॉर्म है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस है, प्रोटोनेफ्रीडिया में सिंगल ओपनिंग होती है और नेफ्रीडिया में दोनों साइड में ओपनिंग होती है, ठीक है। अब ये जो होता है, इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट सिंपल ट्यूबुलर, ये सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया या नेफ्रीडिया दोनों। प्रोटोनेफ्रीडिया में सिंगल ओपनिंग है, नेफ्रीडिया में डबल ओपनिंग है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल प्लैटीहेल्मिन्थस में ये फ्लैट वर्म और प्लेनेरिया हो गया, रोटीफर्स, सम एनेलिड्स, सेफेलोकॉर्डेट्स एंड एम्फियोक्सस। ये सारा एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी से और बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये देखो कि ये जो नेफ्रीडिया होता है, जो प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है प्लैटीहेल्मिन्थस में, कुछ प्लैटीहेल्मिन्थस फ्री लिविंग होते हैं जिसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होता है वेस्ट मटेरियल को, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो ये सारे क्या होते हैं, अमीनोटेलिक होते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। लेकिन जो इंडोपैरासिटिक होते हैं उसके पास पानी जो है वो कम अवेलेबल होता है, तो ये क्या होते हैं, यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, ये यूरियोटेलिक होते हैं। जैसे कि टेप वर्म और फ्लूक, ये सारा क्या होता है, यूरियोटेलिक होता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट काम है कि जितना भी हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो ये आयंस को और वाटर को क्या कर रहा है, बॉडी में रीएब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, इसको आप याद रखिए। कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। क्या काम है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम है। तो कोई सा भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका एक इम्पॉर्टेंट काम रहेगा ऑस्मो रेगुलेशन। यहाँ पे भी देखिए, प्राइमरी कंसर्न विद द आयनिक एंड द फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन में प्रोटोनेफ्रीडिया हेल्प करते हैं इन प्लैटीहेल्मिन्थस, ठीक है। अब जब हम लोग एनेलिड्स पे आते हैं, एनेलिड में कौन सा स्ट्रक्चर होता है,
नेफ्रीडिया। सबसे पहले ये जो एनेलिड्स का एग्जाम्पल होता है अर्थवॉर्म, इसकी जो बॉडी की जो बॉडी होती है क्या होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बनी होती है, सेगमेंटेड होती है, और हर सेगमेंट में ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग नेफ्रीडिया कहते हैं। ये नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर है, इसमें एक ओपनिंग ऊपर की तरफ होती है जिसको नेफ्रोस्टोम कहते हैं, जो कि वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है। ये फिर इसमें कई सारा सीलिया होता है जो कि मूवमेंट में वाटर के वेस्ट मटेरियल के मूवमेंट को सही डायरेक्शन देता है। उसके बाद ये वेस्ट मटेरियल ये पाथ फॉलो करता है और ये इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर मूव करता हुआ ये कहाँ चला आता है, बाहर की तरफ नेफ्रिडोपोर में आ जाता है। ठीक है, तो इस मूवमेंट में क्या होता है, जितनी भी काम की चीज़ है वाटर और आयंस ये बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, नेफ्रीडिया अगेन क्या है, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, अर्थवॉर्म में और एनेलिड्स में मिलता है। हेल्प करता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट और आयनिक और वाटर बैलेंस को, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, कुछ एनेलिड्स में प्रोटोनेफ्रीडिया भी होते हैं जो कि प्लैटीहेलमिन्थस में थे, बट ज़्यादातर में क्या होते हैं, नेफ्रीडिया ही होते हैं। और ये भी अमेनोटेलिक और यूरोटेलिक दोनों हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन वाटर कितना अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारा करने के बाद हम लोग जब नेक्स्ट फाइलम पे मूव करते हैं, अच्छा यहाँ पर आपका एक रह गया एस्कीहेलमिन्थस। एस्कीहेलमिन्थस आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है दिस इज़ द रेनेट सेल। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद कर लेना है कि रेनेट सेल कहाँ मिलता है, एस्कीहेलमिन्थस में मिलता है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग ऑर्थ्रोपोड्स में आते हैं तो देखो ऑर्थ्रोपोड्स जो है वो सबसे ज़्यादा डाइवर्स फाइलम है और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ इसी में मिलती है। तो ऑर्थ्रोपोड्स में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होता है वो भी काफ़ी डाइवर्स होता है। विद इन द सेम फाइलम अलग अलग तरह का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स देखा गया है। कॉक्सियल ग्लैंड है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स है और ग्रीन ग्लैंड है। ठीक है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो मॉस्किटो और कॉकरोच ये सब में मिलते हैं, और जो क्रस्टेशियंस होता है उसमें क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड मिलता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो देखो ऑर्थ्रोपोड्स में ये जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो का जो गट है यहाँ पर से ये येलो वाला स्ट्रक्चर हैंग कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। जब इसको हम बड़ा करके देखेंगे तो ये इस तरह से नज़र आएगा। ये गट के बाद इस तरह की फिंगर लाइक कई सारी प्रोजेक्शंस होती है, ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस, जिसको हम लोग बोलते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। ये 60 से लेके 150 तक हो सकती है। अब एक मालफिजियन ट्यूब्यूल को देखिए कि इसका फंक्शन क्या होता है। ये सारे वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है, यूरिक एसिड को कलेक्ट करता है। इसके अंदर का पीएच कम होता है, यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट आउट होकर के बाहर चला जाता है, और जितनी भी काम की चीज़ है, वाटर है और आयंस है, वो सारा का सारा कलेक्ट हो जाता है, वापस से बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये जब ये मूव कर रहा है तो यूरिक एसिड, वाटर, आयंस और साथ में हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या होता है, हमको पता है कि ऑर्थ्रोपोड्स में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसका जो ब्लड होता है वाइट ब्लड होता है, इसको हेमोलिम्फ कहा जाता है। तो हेमोलिम्फ इसके अंदर मूव करता है, यूरिक एसिड कलेक्ट होता है, सारी काम की चीज़ वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाती है। ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। मालफिजियन ट्यूब्यूल, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, अब जब क्रस्टेशियंस में आते हैं तो क्या है, जब क्रस्टेशियंस में आते हैं तो हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन ग्लैंड। ये जो इसका हेड वाला रीजन है या एंटेनल रीजन है, यहाँ पे ये होता है। क्रस्टेशियंस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्रॉन्स है, श्रिम्प्स है, जो इचना मछली होती है, वो सारा क्रस्टेशियंस में आएगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर इसकी ग्रीन ग्लैंड होती है और ग्रीन ग्लैंड का स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसा होता है। ये जो आउटर स्ट्रक्चर ये नज़र आ रहा है इसको लैबिरिंथ कहते हैं, जिसके अंदर सारा जो वेस्ट मटेरियल है कलेक्ट होता है। और ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको क्या कहते हैं, इसको एंड सैक कहते हैं। और सारा वेस्ट मटेरियल फिर यहाँ से कलेक्ट होकर के कहाँ आ जाता है, ब्लैडर में आ जाता है, और ब्लैडर से ये यूरेटर से होता हुआ बॉडी से बाहर निकल जाता है और काम की चीज़ रीएब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, एंटेनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स ये भी क्या होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम हमारा आ जाएगा मोलस्क। मोलस्क में क्या होते हैं, वैसे एनिमल जिसकी बॉडी सरफेस बहुत सॉफ्ट होती है। इसमें आपका एग्जाम्पल में ऑक्टोपस आ जाएगा, स्नेल आ जाएगा, ये सारा इसका एग्जाम्पल है। इसमें जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मिलता है वो बहुत प्रिमिटिव, बहुत
सिंपल किडनीज होती है, ऑर्गन ऑफ वजानस होता है और केबर्स ऑर्गन होता है। ये सब आपको याद कर लेना है, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं तो इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा जो स्टार फिश वाला है फाइलम वो आता है। इसमें किसी भी तरह का स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, एब्सेंट होता है। इसके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है जिससे वेस्ट मटेरियल का, नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हेमिकॉर्डेटा पे, जिसमें प्रोबॉसिस ग्लैंड होती है एक्सक्रीशन के लिए। ये जो होता है स्ट्रक्चर होता है हेमोकॉर्डेटा का, और ये जो इसका हेमिकॉर्डेटा का ये जो हेड रीजन है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबॉसिस। और इसी में प्रेजेंट होती है प्रोबॉसिस ग्लैंड जो कि हेल्प करती है एक्सक्रीशन में। और लास्ट जब आप आ जाते हैं कॉर्डेटा में, कॉर्डेटा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, किडनी होता है, जो कि किस में मिलता है, ह्यूमन बीइंग में भी मिलता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हमारा भी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। तो आई होप ये पूरी की पूरी जो डाइवर्सिटी है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की एनिमल किंगडम में वो आपको काफ़ी डिटेल में समझ में आ गई होगी।